हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 28 जुलाई। 28 जुलाई के सारे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो आए हैं उनको हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। इसीलिए दिस इज़ नेम्ड एज डेली न्यूज़ एनालिसिस। प्रीलिम्स डोज बेसिकली ये आपके लिए है जो आपसे मेजरली ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक एडिटोरियल एनालिसिस वाला सेशन भी आएगा जिसमें हम एक्सक्लूसिवली एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। और उसके बाद रात को एक क्विज आती है, हमेशा की तरह आपको पता है कि प्रीलिम्स बेस्ड क्विज आती है जिसको हम प्रीलिम्स संग्राम भी कहते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, इस पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो आपको जब तक आप ट्राई कर रहे हो तब तक आप फेल नहीं हुए, ठीक है। जब तक आप ट्राई कर रहे हो तब तक एक होप है कि आप सक्सेसफुल होगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जिस दिन आपने ट्राई करना छोड़ दिया उस दिन हो सकता है कि आपकी अल्टीमेट फेलियर हो जाए। तो ट्राई करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। बार बार गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार आप फेल होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल, एक्चुअल फेल आप तब होगे जब आप ट्राई करना छोड़ दोगे। So you do not have to quit. Even if you are tired, you can take a rest, you can take a break, but you cannot quit. Okay. आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम गवर्नेंस में देखेंगे PMLA रूलिंग के बारे में। उसके बाद एक और आर्टिकल है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को लेकर, इसको देखेंगे। वेयर हाउसिंग एक्ट को लेकर एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। GS3 में इकोनॉमी में एक बहुत ही बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन दिया था आज के द हिंदू में कि रुपी इतना तेजी से क्यों गिर रहा है, इसको समझेंगे। और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को लेकर, इसको देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड पावर ऑफ अरेस्ट रेड अंडर PMLA। अब देखो ये PMLA क्या है, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ओके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स हुए हैं और इन अमेंडमेंट्स को लेकर कई सारे पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पे अपहोल्ड किया है। ये बोला है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ों को लार्जर बेंच के लिए रख दिया है, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल को देखें उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये एक्ट क्या है। इसमें ईडी का भी जिक्र है, इस पूरे आर्टिकल में ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी जिक्र है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं, फिर आएंगे वापस इस आर्टिकल के बारे में देखने के लिए। तो सबसे पहले देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने ब्लैक मनी इकट्ठा करा है, ठीक है। ब्लैक मनी आपने कोई इलीगल तरीकों से पैसे कमाए हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज से कमाए हैं, आपने ऐसा पैसा इकट्ठा किया है जो इलीसिट है, उसको आपने घुमा घुमा के ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दिया कि वो वाइट मनी हो गई, ठीक है। इसी को आप बोलोगे मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट फंडिंग अपीयर टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। तो आपने मान लो ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, इन तरीकों से अगर आपने पैसा कमाया जो कि गलत पैसा है, इलिसिट पैसा है, क्रिमिनल एक्टिविटी से बना हुआ पैसा है, ऐसे पैसे को आप डायरेक्टली तो शोकेस कर नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, इनको घुमा घुमा के लाते हो और इसको वाइट मनी बताते हो, ऐसे वाइट मनी बताते हो कि ये सही सोर्सेज से आई हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, जैसे देखो सबसे पहले कोई एक पर्सन है ए, ठीक है। इसने यहाँ पे ये टेररिस्ट फंडिंग करता है और इससे इसको पैसे कमाता है ये, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वगैरह के थ्रू पैसे कमाता है, तो ये इलिसिट एक्टिविटी के थ्रू पैसे आ गए। अब पैसे आने के बाद इनको प्लेस किया जाता है, ठीक है। प्लेस कैसे किया जाता है, जो भी पैसा आया है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में घुसाया जाता है। बल्क कैश जो है उसका डिस्पोजल किया जाता है। मान लो किसी बड़े अकाउंट में इसको जमा हुआ, उसके बाद जमा होने के बाद इसकी लेयरिंग होती है। लेयरिंग कैसे, मल्टीपल ट्रांसफर्स होंगे इसमें। जैसे ये जो पर्सन है इसने अपने घर वालों के 10 अकाउंट हैं, 10 के अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर दिया, फिर इन 10 ने फिर 10 के अकाउंट में पैसा पैसा जमा कर दिया, ठीक है।
और फिर अल्टीमेटली ये क्या हो गया, लेयरिंग हो गया, मतलब कि आपने इतना ज़्यादा उसको लेयर कर दिया कि पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में पैसा जो था इसका सोर्स क्या था, ठीक है, इतनी ज़्यादा आपने उसके ट्रांसफर्स कर दिए। अब अल्टीमेटली क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी कि ये जो इतने सारे जगहों पर ट्रांसफ़र हुए थे, इन्होंने अलग अलग जगहों से यहाँ पे एक कॉमन अकाउंट में पैसा वापस से जमा कर दिया। तो ये अकाउंट ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इस अकाउंट में बहुत छोटी-छोटी जगहों से छोटा-छोटा पैसा अमाउंट छोटा-छोटा आया हुआ है। तो ये क्या हो गया कि ऐसा लगेगा कि लेजिटिमेट परचेज़िंग हुई है, लेजिटिमेट रास्तों से ये पैसा आ रहा है। तो इसको, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। पहले होती है इलिसिट एक्टिविटी, फिर आप इसको प्लेस करते हो फाइनेंशियल सिस्टम में, इसकी लेयरिंग करते हो, लेयरिंग के बाद इसको इंटीग्रेट करते हो और इसको अल्टीमेटली ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट कर देते हो। ओके, तो और फिर इसको वापस से आप वहीं यूज़ कर रहे हो इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए ही। ओके, तो इस तरह से पैसा घुमाने का जो काम होता है इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसी में एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस एक्ट में यहाँ पे क्या बताया गया है, इस एक्ट में सारे प्रोविजन हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोक सकते हो, ठीक है। तो ये कोर लीगल फ्रेमवर्क है जहाँ पे इंडिया में हम मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में सारे प्रोविजंस हैं। ये कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे है, म्यूचुअल फंड्स पे, इंश्योरेंस कंपनीज पे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पे, सभी पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। अमेंडमेंट क्या थे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ अमेंडमेंट्स बता देती हूँ, जैसे कि इसका फाइन वगैरह जो था वो बढ़ा दिया गया, इसमें कोई फाइन की सीमा नहीं है अब, ठीक है। पहले 5 लाख मैक्सिमम फाइन होता था, अब कोई सीमा नहीं है। इसमें जो इम्प्रीजनमेंट वाला इशू होता था कि अगर आपने कुछ वायलेशन किया तो इम्प्रीजनमेंट होगा, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो हमारी डेफिनेशन होती थी ना, इनको ब्रॉड बना दिया गया है। तो इसके कारण इस एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। अपोजिशन का कहना यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो यहाँ पे अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का यूज़ कर रही है, मिस यूज़ कर रही है बेसिकली, ठीक है। अभी आपको पता है सोनिया गांधी के ऊपर, जो सोनिया गांधी जी हैं, ये कांग्रेस की लीडर हैं, इनके ऊपर जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कंटिन्यूसली कई बार इनसे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ अपोजिशन बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट और ओवर द रूलिंग पार्टी रिगार्डिंग दिस पीएमएलए और ईडी। अब ये ईडी क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ओके, अब ये देखो इसका काम क्या है, ये क्या करता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है बेसिकली, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी है। और इसका काम ये है कि देश में होने वाले जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो गलत हैं, इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रोकना। तो ईडी के अंतर्गत, याद रखना ये डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आएगा। और इसका काम क्या है, इसका काम है दो लॉज को एनफोर्स कराना। एक है फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये दो एक्ट्स को इम्प्लीमेंट कराने का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का है, ठीक है। तो अभी इसकी भी पावर्स बढ़ा दी गई है और पीएमएलए के भी पावर्स बढ़ा दी गई है अंडर द अमेंडमेंट्स, ऑलराइट। अब हम आते हैं मेन हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि मेन आर्टिकल क्या है। तो देखो मेन आर्टिकल ये है कि अभी पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें कुछ यहाँ पे बदलाव किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है सारे अमेंडमेंट्स। पहली चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, ये उतना ही हीनस है, उतना ही बड़ा ऑफेंस है जितना टेररिज्म ऑफेंस होता है, ठीक है। तो इसको एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऑफेंस मान लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को। दूसरी चीज़ ये कि इसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 बोलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है, इसको काफ़ी वाइडन कर दिया गया है। सेक्शन 24 बात करता है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर। यहाँ पे क्या है, वैसे क्या होता है कि मान लो ये ए पर्सन है, ए के ऊपर यहाँ पे इल्ज़ाम लगा मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको प्रूव करना पड़ेगा ना कि ए ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ए को थोड़ी प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इस एक्ट में ये बदलाव किया गया है कि यहाँ पे प्रूव करना कि ए निर्दोष है, ये ए का ही, ए के ऊपर ही बर्डन रहेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो रिवर्स हो गया है। अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उस सामने वाले को यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, आपको प्रूव करना है कि आपने ये काम नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा जो बेल है, बेल को लेकर काफ़ी स्ट्रिंजेंसी है और ये स्ट्रिंजेंसी लीगल है, आर्बिट्ररी नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
दूसरी चीज़ ये कही है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर कोई फाइल चार्ज करते हैं या आपके अगेंस्ट कंप्लेंट चार्ज करते हैं, इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये एक एफआईआर नहीं है, ठीक है। इसके साथ देखो, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है अगर आप अक्यूज्ड हो तो, ओके। और इसके अलावा एक चीज़ और थी कि पीएमएलए में जो अमेंडमेंट्स आए थे, इसको मनी बिल के थ्रू लाया गया था, ठीक है। मनी बिल के रूट से लाया गया था। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही था, ये तरीका इसमें अमेंडमेंट लाने का, या नहीं था सही, इसके बारे में जो डिसीजन है वो एक लार्जर बेंच लेगी, सुप्रीम कोर्ट की ही, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, इस 10th जो लास्ट वाला जो प्रोविजन है इसके ऊपर। बाकी सब के ऊपर यहाँ पे वैलिडिटी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। अब देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली पीएमएलए में जो यहाँ पे अमेंडमेंट हुए हैं, इसके कारण हुआ क्या कि गवर्नमेंट को और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड से पावर्स मिल गए हैं, किसी को भी समन करने के, अरेस्ट करने के, किसी के भी घर पे रेड करने के, ऑफिसेस में रेड करने के, ओके। और दूसरी चीज़ ये कि मान लो यहाँ ईडी ने, मान लो कि सोनिया गांधी के ऊपर यहाँ रेड कर दी, सोनिया गांधी के घर पे रेड कर दी, ठीक है। तो अब मान लो सोनिया गांधी के पास से कुछ पैसा वगैरह मिल भी जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो ईडी ने मान लो यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर के घर पे रेड मार दी। अब देखो यहाँ पे ये जो ईडी है, इसका काम नहीं है कि ये प्रूव करे कि ये पॉलिटिकल लीडर जो है वो दोषी है या निर्दोष है। काम आ जाता है इस पॉलिटिकल लीडर का जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, कि वो प्रूव करेगा कि नहीं नहीं मैं गिल्टी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही थी। अब यहाँ पे अपोजिशन बोलता है कि ये तो बहुत ही गलत गलत प्रोविजन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, बहुत ही आर्बिट्ररी प्रोविजन हैं, क्योंकि इसमें सीधी पावर्स रूलिंग गवर्नमेंट को मिल जाती है, रूलिंग पार्टी को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये एक लॉ है, एक बहुत ही बड़े क्राइम के अगेंस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये एक स्यू जेनरिस यानी कि यूनिक लॉ है, ओके। और पार्लियामेंट ने ऐसे एक्ट्स पहले भी लाए हैं जब हमको इंटरनेशनल कमिटमेंट से अबाइड करना होता है, तो ये भी हम इंटरनेशनल कमिटमेंट से अबाइड करने के लिए लेकर आए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 2002 का पीएमएलए, अच्छा मैं बता दूं, पीएमएलए जो है ये 2002 का एक्ट है, और इसमें फिर बाद में 2012 में और इन सब टाइम्स पे अमेंडमेंट हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो क्लेम की गई कि यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रही है, प्रोसीजर ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वायलेट हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कही गई थी। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने एक बार मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, तो वो पैसा वापस लाना हमारे देश में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब ऐसे में कपिल सिब्बल एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, इन्होंने बोला कि ऐसे में तो आपने जैसे सोनिया गांधी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, सोनिया गांधी को आपने पूछताछ करने ले गए, उनको आप डरा धमका के बोल रहे हो कि ये पेपर साइन करो, ये जो तुम्हारा गिल्ट है, ये जो तुम्हारा अपराध है, उसको पहले अप्रूव करो कि हाँ मैंने ये किया है, उसको यहाँ पे साइन करो, उसके बदले ही तुमको छोड़ा जाएगा। तो एक तरह से थ्रेट में आप, अरेस्ट के थ्रेट में कुछ भी पेपर्स वगैरह साइन करा रहे हो, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट क्या होता है कि आपको यहाँ पे अपने खिलाफ एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, ये बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट। तो कपिल कपिल सिब्बल जी ने बोला कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट तो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, सेल्फ, ये जो आपने बोला ना कि थ्रेट वाली चीज़, ये तो बिल्कुल गलत है, कि ऐसा नहीं कि आपको डरा धमका के ये पेपर साइन कराए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बोली सेल्फ इंक्रिमिनेशन के राइट की, तो अगर आपको किसी बॉडी ने समन कर लिया है, उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट आपके पास नहीं रहता है, ये चीज़ कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ओके। तो आई होप ये आर्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव्ड। तो देखो, द हिंदू का ही आर्टिकल है, और मुझसे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम बता दिया करो कि द हिंदू है कि इंडियन एक्सप्रेस है, तो यहाँ ऊपर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हो। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हमारी लास्ट कुछ दिनों पहले यूएन ने एक रिपोर्ट निकाली थी पॉपुलेशन को लेकर, और यूएन ने ये कहा था कि इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि 2023 तक चाइना को पीछे छोड़ देगा, चाइना को रिप्लेस कर देगा एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। हम यहाँ पे चाइना को पीछे छोड़ देंगे मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई है, कुछ ऑफिशियल डाटा शेयर किया है। इनके हिसाब से जो 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं,
इन्होंने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर ली है 2.1 या इससे कम। अब देखो ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है, इसको पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आएंगे इस आर्टिकल के ऊपर। तो देखो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ये क्या है। पहले तो देखो फर्टिलिटी रेट क्या होता है ये समझो। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि कोई वुमेन है जो 15 to 49 ईयर एज ग्रुप में है, अपने वो इस पूरे काल में, जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, इस पूरे काल में वो कितने बच्चों को जन्म देती है, कितनी बार रिप्रोडक्शन करती है, लाइव रिप्रोडक्शन कितनी बार करती है, ठीक है, यानी कि जिन बच्चों को जन्म दे वो जीवित रहें, ऐसे रिप्रोडक्शन कितने करती है। 2 बच्चे हैं तो 2 हो गया इनका फर्टिलिटी रेट, 3 है तो 3 हो गया। तो इस तरह से फर्टिलिटी रेट डिसाइड होता है कि कितनी बार रिप्रोडक्शन करा जाता है, ठीक है। अब देखो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या है, वो लेवल ऑफ फर्टिलिटी जहाँ पे जो भी पॉपुलेशन नई जन्म ले रही है उतनी ही पॉपुलेशन डेथ, उतनी ही पॉपुलेशन की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन एग्जैक्टली अपनी ही पॉपुलेशन को रिप्लेस कर रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। मान लो कि यहाँ पे एक ये ओल्डर एज जनरेशन है, ये अभी अडल्ट जनरेशन या यंग जनरेशन है, और ये है जो नई जनरेशन आ रही है, न्यू जनरेशन, ओके। अब यहाँ पे ये अडल्ट जनरेशन कर रही है रिप्रोडक्शन। अब मान लो इन्होंने 100 बच्चे पैदा करे, ठीक है, ओवरऑल सबने मिला के 100 बच्चे पैदा करे, और 100 ही ओल्ड पीपल की डेथ हो गई। तो ऐसे में ये ओल्ड पीपल 100 गए और ये नए 100 लोग आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन कैसी रही, स्टेबल रही। इसी यहाँ पे जो इस टाइम पे जो फर्टिलिटी रेट होगा ना, ये एवरेज फर्टिलिटी रेट, उसे कहेंगे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। और हमारे देश के लिए ये है 2.1, ठीक है। अगर हमारे देश में 2.1 का फर्टिलिटी रेट रहता है तो जितनी पॉपुलेशन पैदा हो रही है उतनी ही पॉपुलेशन की डेथ हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन अल्टीमेटली अब बढ़ना बंद हो गई, ओके। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज द टोटल फर्टिलिटी रेट जहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमेन, ये टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब यही है कि एवरेज कितने बच्चे हो रहे हैं पर वुमेन को, ठीक है। द एट विच द पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विदाउट माइग्रेशन। तो बिना माइग्रेशन के आप कितनी कितनी फर्टिलिटी रेट पे अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिप्लेस करा सकते हो, दैट इज योर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, ओके। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज अबव और बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हैज लॉन्ग बीन यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट। तो मान लो आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से ज़्यादा है, यानी कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ रही है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ना, ठीक है, यानी कि डेमोग्राफिक डेवलपमेंट होना, ओके। तो अगर रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है आपकी फर्टिलिटी रेट तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का, ओके। अब अच्छा आप लोग मुझे बताना ये बात कि हमारे देश में जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो हमने अचीव कर लिया और ओवरऑल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। तो क्या रीज़न है इस फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होने के, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा सा दिमाग चलाना, ब्रेनस्टॉर्म करना और बताना कि क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं कि हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ओके। अब आते हैं हम न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा 2.1 फर्टिलिटी रेट हमने अचीव कर लिया है। 2012 से लेकर 2020 तक हमारे देश में लगभग 1.5 करोड़ एडिशनल मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ हुए हैं, जिसके कारण फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे गवर्नमेंट डाटा भी ये बताता है कि हम पॉजिटिवली शिफ्ट कर रहे हैं स्पेसिंग की तरफ, यानी कि जैसे क्या होता था पहले गांव वगैरह के जो एरियाज होते थे जहाँ पे लिटरेसी कम होती थी, वहाँ पे ही मान लो एक मदर है, ठीक है, इन्होंने एक बच्चे को पैदा किया इस साल, ठीक है, यानी कि 2022 में, दूसरा बच्चा 2023 या 2024 में ही हो जाता था, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट डाटा भी बोलता है और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि कोई भी विमेन जो है उसको 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का डिफरेंस रखना चाहिए, ओके। तो ये मेनली स्पेसिंग का भी अब बढ़ावा मिल रहा है कि स्पेसिंग भी दूर दूर हो रही है। नाउ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के कारण ये सब हो चुका है, हो पाया है। फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है इसको लगभग 70 साल हो गए हैं, और इसी के कारण अब हम एक बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं हमारे पॉपुलेशन में। अब हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। और इसी के लिए हमारा ये जो रिप्लेसमेंट लेवल रेट है, जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है, इसको हमको बना के रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, सेंटर टू अमेंड वेयर हाउसिंग एक्ट। तो देखो पूरी बात क्या है, यहाँ पे एक वेयर हाउसिंग एक्ट हुआ करता था, ये एक्ट था 2007 का। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, मान लो इन्होंने कुछ
बहुत बड़ी क्रॉप उगाई, मान लो किसी ऑनियन की क्रॉप उगाई, ठीक है। अब ऑनियन की क्रॉप इन्होंने उगाई, जब इनका हार्वेस्टिंग हुआ उस टाइम पे ऑनियन के प्राइजेस जो थे बहुत ही कम चल रहे थे, क्योंकि डिमांड बहुत कम थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा था। तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये कम प्राइस में बेच दें, यानी कि डिस्ट्रेस सेल कर दें, ठीक है, डिस्ट्रेस सेल यानी कि कम प्राइस पे बेच दें और नुकसान उठाएं। दूसरा ऑप्शन है कि इनको वेयर हाउस में रख दें, इसके क्रॉप जो इन्होंने क्रॉप उगाया है उसको वेयर हाउस में रख दें, जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं वहां रख दें, और जब सही समय आए तब इनको निकाल के बेच दें। अब इसके लिए यहाँ पे कोई प्रॉपर वेयर हाउसेस होना चाहिए, वेयर हाउसेस को रेगुलेट करने के लिए वेयर हाउसिंग एक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपको रजिस्टर करेगी या आपको बिल्स वगैरह रिसिप्ट वगैरह देगी, है ना। तो यही काम करता है वेयर हाउसिंग एक्ट। अब इस वेयर हाउसिंग एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, और इस अमेंडमेंट को लेकर जो फार्मर सेक्शन है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो स्पेशली जैसे कुछ यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा वगैरह, इनका कहना है कि जो बीच में फार्म बिल्स आई थी ना, फार्म लॉज आए थे, उनको जिनको अभी रिपील कर दिया गया है, उनमें से एक फार्म लॉ को ही यहाँ पे वापस लाने की कोशिश की जा रही है इस वेयर हाउसिंग एक्ट में अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो ये जो नया फार्म, जो ये बात हो रही है ना कि पुराने फार्म लॉ को ही वापस लाने की बात चल रही है, ये कौन सा फार्म लॉ है? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ठीक है, इसे वापस लाने की बात चल रही है, ये कहना है फार्मर्स का, सेंटर ऐसा नहीं कह रही है। तो देखो पूरा आर्टिकल क्या है समझाती हूँ मैं। सबसे पहले समझो वेयर हाउसिंग एक्ट 2007 क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम चालू किया, ठीक है, इस वेयर हाउसिंग एक्ट के थ्रू। यहाँ पे ये जो सिस्टम था ये इफेक्टिव हुआ 25 अक्टूबर 2010 से, और यहाँ पे 2011 से फॉर्मली लॉन्च हुआ। अब इस एक्ट को क्यों इनेक्ट किया गया था? तो देखो इस एक्ट को इनेक्ट करने के पीछे ये कारण था कि यहाँ पे जो वेयर हाउसेज हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होगा, रेगुलेशन कैसा होगा, रिसिप्ट कैसे मिलेगी, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी थी, इसके लिए ये एक्ट लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो अगर फार्मर है ये, इसने अपने अनियन का जो क्रॉप है इसे वेयर हाउसेज में रखा हुआ है, ठीक है, वेयर हाउस में रखा है, थोड़ा सा पेमेंट वगैरह देके, और वेयर हाउस क्या करेगा, बदले में इनको रिसिप्ट देगा कि हाँ भाई देखो तुम्हारा क्रॉप जो है हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये इसको, इस पर्सन को अगला क्रॉप भी तो उगाना है, ठीक है, ये तो जब सही प्राइस होंगे तब बेचेगा, लेकिन अगला क्रॉप भी तो उगाना है। अभी इसके पास पैसे हैं नहीं, पैसे कब आते, जब इसको बेच देता। पैसे हैं नहीं तो अब इसको जरूरत है लोन की, तो ये लोन ले सकता है बैंक में जाके, ये वेयर हाउस की रिसिप्ट दिखा के कि देखो मेरे पास क्रॉप बचे हैं, मैं इसको बेचूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं आपका लोन चुका दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लोन्स है वो लिए जा सकते हैं इस वेयर हाउसिंग की रिसिप्ट को लेकर, और बेसिकली डिस्ट्रेस सेल से बचाने के, तो ये डिस्ट्रेस सेल से बेसिकली बचाने के लिए ये वेयर हाउसिंग एक्ट लाया गया था। और इसमें अब अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। क्या अमेंडमेंट्स की बात हो रही है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहला अमेंडमेंट ये हो रहा है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अब हर गोडाउन का, हर वेयर हाउस का करवाना आपको कंपलसरी होगा विद द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है अगर कोई इसको वायलेट करता है तो, और तीसरा, यहाँ पे जेल टर्म जो था वो खत्म कर दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे एम इसका ये है कि फार्मर्स जो है उनको इक्वल एक्सेस मिल सके वेयर हाउसेस का, और इसके लिए ही किया गया है। इसके पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं था, पेनल्टी बहुत कम थी, अभी ये सारे चेंजेस लाए गए हैं जिससे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन खुश नहीं है, ओके। तो ये अमेंडमेंट लाने की बातें चल रही है, अभी तक आए नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, कैडबरी जेम्स वर्सेस जेम्स बॉन्ड, हाई कोर्ट रूल्स इन द फेवर ऑफ फार्मर। तो देखो हुआ क्या है, कैडबरी जेम्स आपने कभी ना कभी बचपन में ज़रूर खाई होगी, देखो इस तरह की दिखती है। ऐसा ही एक और कंपनी है इंडिया की ही जिन्होंने अपनी यहाँ पे कैडबरी जेम्स जैसी निकाल दी और इसका नाम रख दिया जेम्स बॉन्ड, पूरा सेम पैकेट वगैरह सब कुछ सेम। तो इसको लेकर कैडबरी जेम्स वाली जो कंपनी है वो जाती है कोर्ट में और बोलती है कि देखो इन्होंने हमारा ट्रेडमार्क चुरा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ पे हाई कोर्ट है, उनका कहना है कि हाँ सही बात है, ये जो कैडबरी वाली कंपनी है इसका ट्रेडमार्क है, आप इसको चुरा नहीं सकते, और 15 लाख की पेनल्टी अलग लगाइए जेम्स बॉन्ड वाली कंपनी पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेडमार्क क्या है हमारा, ठीक है, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। तो देखो ट्रेडमार्क की बात करें उससे पहले आपको आईपीआर के बारे में पता होना चाहिए। आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है क्रिएशन ऑफ योर माइंड, ओके, क्रिएशन ऑफ योर माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है क्रिएशन ऑफ योर माइंड, यानी कि आप अपने मन से कुछ चीज़ क्रिएट करते हो, कोई आर्ट क्रिएट करते हो, कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हो, कोई गाना बनाते हो,
तो इस तरह का कुछ भी चीज़ आप अपने मन से क्रिएट करते हो वो हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके ऊपर आपके राइट्स हैं। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब हमारे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कई सारे फॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है। कॉपीराइट के फॉर्म में, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के फॉर्म में, ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, पेटेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क की। तो देखो ये ट्रेडमार्क होते क्या हैं, ये समझते हैं। देखो ट्रेडमार्क बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जेम्स वाली कंपनी है, ठीक है, कैडबरी जेम्स, इनका जो पैकेट है वो अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है। कलरफुल जेम्स उस पर आपको दिखती हैं, ठीक है, ब्लू कलर का उसका पैकेट होता है। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट तो देखो इस तरह का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग गुड्स पे या सर्विसेज पे, वो उनका ट्रेडमार्क होता है। ये वर्ड हो सकता है, सिंबल, साउंड, कलर, शेप ऑफ गुड्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कोको कोला की बॉटल देखी है, तो जो कोको कोला की बॉटल का शेप है, कोको कोला जिस तरह से जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है, ये सब उनका ट्रेडमार्क है। वैसे ही कैडबरी, कैडबरी का भी सेम अपना ट्रेडमार्क है, ठीक है, उनका शेप, उनका कलर, उसके पैकेट का कलर, ये सब उनका ट्रेडमार्क है। ओके, तो ये बेसिकली अनफेयर कॉम्पिटिशन से ओनर को बचाता है और उनकी रेपुटेशन खराब होने से बचाता है, कंज्यूमर के वेलफेयर को बचाता है। अभी क्या हुआ कि जेम्स, कैडबरी जेम्स का एक पैकेट है और एक जेम्स बॉन्ड वाली जो जेम्स आती है उसका एक पैकेट है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको नहीं समझ में आता उतनी चीज़ें, तो वो तो यही वाली चीज़ को कंज्यूम कर लेंगे और हो सकता है कि ये चीज़ उतनी हेल्दी ना हो, तो ये कंज्यूम कर लें। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट नहीं है, कंज्यूमर्स को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ कि जो कैडबरी की जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी गिरेगी, क्योंकि सबको तो यही लगेगा कि कैडबरी ने अपनी क्वालिटी गिरा दी है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए ट्रेडमार्क यहाँ पे यूज होता है। हमारे देश में ट्रेडमार्क कैसे गवर्न किया जाता है, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, ये गवर्न करता है इस पूरे ट्रेडमार्क वाली बिजनेस को। और यहाँ पे ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत। हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ओके, तो ये थी पूरी न्यूज अबाउट ट्रेडमार्क्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट इशू है हमारा अबाउट द फॉलिंग रुपी। ओके, व्हाई इज द रुपी अंडर प्रेशर, ये आपको बताया है, यहाँ पे सारे रीजंस बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीलिम्स के लिए तो है ही, लेकिन मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एडिटोरियल सेक्शन में नहीं है, वैसे मैं एडिटोरियल में भी इसको डिस्कस कर सकती थी, लेकिन आप लोग इससे नोट्स ज़रूर बना लेना, मेंस के क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि ये बताया गया है कि ड्यूरिंग 1970s 1980s के आसपास, जो अर्ली 1970s 1980s था, उस टाइम पे रुपी जो था काफ़ी अच्छे लेवल पे था, 31 रुपीज़ का $1 हुआ करता था। फिर धीरे धीरे गिरता गिरता आज की डेट में लगभग 80 रुपीज़ का $1 हो गया है, जिसका मतलब यह है कि रुपी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा गिर रही है, रुपी का हो रहा है डिप्रिसिएशन, ठीक है। और इस डिप्रिसिएशन के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले फैक्टर के साथ, ये है टेकिंग अ हिट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो गिर रही हैं, सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, बहुत सारी करेंसीज गिर रही हैं। फिर आप जापानीज येन ले लो, कोरियन करेंसी ले लो, पॉलिश करेंसी ले लो, इनफैक्ट यूरो तक जो है ना, यूरो पाउंड वगैरह, ये भी बहुत गिर गया है, ठीक है। अगर इंडिया की रुपये की बात करें तो 7.5% से इंडिया का रुपये आज के टाइम पे वीकन हो चुका है, ठीक है। और इसके पीछे क्या कारण है, पहला कारण तो है रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, जिसके कारण सभी चीज़ों की, गुड्स वगैरह की कमी हो गई है, सप्लाई की कमी हो गई है, और इसीलिए ये प्राइजेस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है यूएस फेडरल रिजर्व अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया जा रहा है इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, और इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के चक्कर में, इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में हमारे देश में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे सब भाग भाग के यूएस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारी ही करेंसीज आप देखोगे कि यहाँ पे गिर रही हैं। इंडियन रुपया आप देखोगे लगभग 7.5% गिर चुका है। वैसे ही सिंगापुर डॉलर है, चाइनीज युआन है, जापानीज येन है, यूरो है, पाउंड है, सब यहाँ पे करेंसीज गिरी हैं, ठीक है। दूसरा है परसिस्टेंस आउटफ्लो, ठीक है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, ये सब हमारे देश से पैसा निकाल कर यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको और किसी करेंसी पे भरोसा नहीं रहा है डॉलर के अलावा। दूसरा कारण ये भी है कि फेडरल रिजर्व जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, और इनको लग रहा है, इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि अगर हम यूएस में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, ठीक है। तो आप देखो हमारे देश से लगभग 28.4 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे निकल चुके हैं इस बार, जो कि ज़्यादा है, जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उससे बहुत ज़्यादा है ये इस बार का जो फाइनेंशियल
आउटफ्लो हमारे देश में हुआ है। उसके बाद देखो दूसरी चीज़ है वाइडनिंग गैप। तो हमारे देश में गैप जो है वो बढ़ती जा रही है। कौन सी गैप की बात कर रहे हैं यहाँ? ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं और हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत बड़ा है, जिसके कारण ये गैप जो है ट्रेड डेफिसिट वाली ये बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एक है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट भी देखो अभी हमारे देश में $38.7 पे पहुंच गया है, जो कि 1.2% है पूरी जीडीपी का। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि हमारे देश में हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे जितना हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, और इम्पोर्ट जो है वो बिल बहुत बड़ा हो गया क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट गिर रहा है। दूसरी चीज़ है म्यूटेड एक्सपोर्ट्स। अभी क्या होता है, जनरली ये माना जाता है कि जो करेंसी है, करेंसी अगर डिप्रिशिएट कर रही है तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है, एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। लेकिन इस सेक्शन में, इस बार में, इस सिनेरियो में ये भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के बढ़ने के लिए ग्लोबल डिमांड का होना भी तो ज़रूरी है, और अभी ग्लोबल डिमांड ही ठप पड़ी है। ठीक है, तो ग्लोबल डिमांड है नहीं तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? ओके, तो एक्सपोर्ट्स भी हमारे जो है कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्ट बिल। तो इम्पोर्ट बिल हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो चीज़ें हम यूजुअली इम्पोर्ट करते हैं वो आज भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आई है। इनको बोलते हैं प्राइस इन इलास्टिक गुड्स। ठीक है, यानी कि प्राइस चाहे बड़ा हो या कम हुआ हो, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उनको कैसे भी टाइम पे इंपोर्ट करोगे ही, खरीदोगे ही। तो जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड फर्टिलाइजर हो गया, ये सब चीज़ें हम खरीदेंगे ही। और अभी क्या हो गया, इनके प्राइजेस बहुत बढ़ चुके हैं, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज रेट जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले जो 10 रुपये में खरीद लेते थे, अब उसी के लिए हमको 12 रुपये 13 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रही हूँ। तो इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ गया है। इसके अलावा इम्पोर्ट कवर की बात करें तो अभी इम्पोर्ट कवर हमारा काफ़ी डिस्टेबलाइज्ड है। देखो पहले क्या था कि जब कुछ टाइम पहले, जैसे 2021 तक की, यहाँ पे जुलाई तक की बात करें, तो इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा था और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम थे। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी। इसके बाद बीच में कुछ टाइम आया जब हमने कोविड से रिकवर करना चालू किया, इस टाइम पे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा था और हमारे पास इम्पोर्ट कम थे। आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, ये लगभग 9.5 महीने और चल जाएगा। ठीक है, 19 मंथ्स का जो पहले क्या था कि पहले यहाँ इस वाली सिचुएशन में 19 मंथ्स का हमारे पास इम्पोर्ट बिल भरने का पैसा था, अभी हमारे पास सिर्फ 9.5 महीने का इम्पोर्ट बिल भरने का पैसा है। तो आज की डेट में फिर से वही हो रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व कम है और इंपोर्ट कवर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लास्ट में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बहुत सारे रीजन हैं। यूएस का इन्फ्लेशन है, यूक्रेन की वॉर है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जा रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे देश से पैसा निकाल रहे हैं, ये सारे कारण हैं हमारे रुपी का यहाँ पे गिरने के। ठीक है, रुपी के प्रेशर में होने के। तो ये था सारा आर्टिकल अबाउट रुपी फॉलिंग। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसी के कुछ देर बाद आपको एडिटोरियल एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं एडिटोरियल एनालिसिस लेकर आऊँगी। आज थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ी सी तबीयत नॉट सो गुड। ओके, तो इसीलिए बाकी एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करते हैं। तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।